चलो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेगेटिव लिस्ट से। नेगेटिव लिस्ट का क्या मतलब है, एकदम ध्यान से सुनना। नेगेटिव लिस्ट बोलता है कि देख भाई, तू हो सकता है गुड्स हो सकता है सर्विस हो, बट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी हम लोग तेरे को नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। कौन से शेड्यूल में आता है ये, शेड्यूल 3 के अंदर। तो ट्रांजैक्शन को समझ के लो। सबसे पहले अगर कोई भी ट्रांजैक्शन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में हो रहा है, जिसके अंदर एम्प्लॉय अपने सर्विसेज एम्प्लॉयर को दे रहा है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहा मतलब उसको क्या मिल रहा रहेगा, सैलरी मिल रहा रहेगा। तो सैलरी आपका नेगेटिव लिस्ट के अंदर आता है, यानी कि उसके ऊपर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो कहना है उसको क्या मिल रहा है, प्रोफेशनल फीस मिल रहा है, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ठीक है। उसके अंदर अगर कोई भी सर्विसेज आपका कोर्ट ट्रिब्यूनल दे रहा है तो वो भी नेगेटिव लिस्ट के अंदर कवर्ड है। अगर कोई भी अमाउंट या फीस आप लोग पे कर रहे हो किसी भी कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन को, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। फिर अगर आप लोग कोई भी पैसा एमपी या एमएलए को मिल रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत, म्यूनिसिपालिटीज, तो उनके हाथ में ना ये इनकम सैलरी बोल के नहीं जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोल के जाता है, बट इसके ऊपर भी आपका जीएसटी नहीं आएगा। अगर कोई भी पर्सन ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है इन परसुएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी, अभी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको कोई तो भी एक डेजिग्नेशन दिया हुआ है, जैसे कि अपना इंडिया का प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, उनको जो रेम्यूनरेशन मिलता है या जो उनको पेमेंट मिलता है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। लास्ट में बात क्या कर दे, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और मेंबर और डायरेक्टर इन बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। एग्जांपल समझो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का अगर कोई भी प्रेसिडेंट है, कोई भी क्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का प्रेसिडेंट है, तो उसको जो इनकम मिलता है सैलरी बोल के नहीं मिलता है, बट ये इनकम के ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है। फिर जब आपकी डेथ हो जाती है, जो आपके लास्ट रिचुअल्स रहते हैं, फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रेमेटोरियम, मॉर्टुरी, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, यानी कि अगर कोई पर्सन की डेथ हो गई है उसका ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है। फिर आता है सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज बी सेल ऑफ बिल्डिंग। देखो, अगर आप लैंड को सेल कर रहे हो, टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस आएगा, बट अगर इसको परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो तो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। बट अगर बिल्डिंग है, बिल्डिंग को भी सेम, देखो टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हो, टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस, परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो तो चेक करो, अगर पूरा कंसीडरेशन या एनी अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहा है तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, बट अगर पूरा पैसा आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहा है तो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। क्लियर है आप सबको? चलो अगला पॉइंट, फिर आते हैं आप लोगों का अगला पॉइंट, एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम आपके दो टाइप के रह सकते हैं। तो सबसे पहला, अगर आपका बेटिंग है, कसिनो है, गैम्बलिंग है, हॉर्स रेसिंग है, ऑनलाइन गेमिंग है या लॉटरी है, वापिस से देखो 6 नाम, बेटिंग, कसिनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी या ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग, इनको माना गया हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स और इसके ऊपर जीएसटी आएगा। बट अगर आपके कोई भी अदर एक्शनेबल क्लेम है, जैसे कि इंश्योरेंस का रिसीट या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, इसको नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है कि अगर होल्डिंग कंपनी ने कोई भी सब्सिडरी कंपनी के अंदर शेयर्स को होल्ड किया तो शेयर्स आपके सिक्योरिटीज के अंदर आते हैं और मनी एंड सिक्योरिटीज जीएसटी से बाहर रखा गया हुआ है, तो एनी शेयर होल्डिंग बाय होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। फिर आता है नॉन सप्लाई, जो नोटिफिकेशन के थ्रू है, तो अगर कोई भी पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शन हो रहे उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। फिर अगला, गवर्नमेंट आप लोगों को यानी कि बिजनेस एंटिटी को लाइसेंस दे रहा है, तो अगर ये लाइसेंस है अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट देखो ना, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये अपने आप में जीएसटी से बाहर है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। पर अगर कोई और लाइसेंस गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को दे रहा है उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ठीक है।
फिर अगला पॉइंट को ना ध्यान से समझ के लेना। अगर कोई भी इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इंक्लूडिंग ट्रेन, बसेस, ट्रक्स, टैंकर्स, ट्रेलर, वेसल, कंटेनर, एयरक्राफ्ट फॉर कैरिंग गुड्स और पैसेंजर और फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इसको अपन सप्लाई नहीं मानेंगे। देखो एक एग्जांपल से समझ के लो, ठीक है। यहां पे मेरी एक ट्रक है, ये ट्रक गुड्स को लेके जा रही है महाराष्ट्र से गुजरात, महाराष्ट्र से कहां पे लेके जा रही है, गुजरात। तो ये ट्रक सिर्फ एक कन्वेंस है जो महाराष्ट्र से गुजरात जाएगा, गुजरात से वापस महाराष्ट्र आएगा। तो ये ट्रक जब महाराष्ट्र से गुजरात जा रही है, इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। बट अभी इमेजिन करो ये ट्रक के अंदर है ना रिपेयर का सामान है। कौन सा सामान है? रिपेयर का सामान है। तो ये एक ट्रक थी, ये हर एक अपने अपने रिलेटेड पर्सन के गोडाउन पे जाती थी, वहां पे जो भी रिपेयर्स मेंटेनेंस है उसका काम करती थी। तो ये रिपेयरिंग का मटेरियल जो ट्रक अपने यहां से लेके जा रहा है गुजरात के लिए, इसको अपन भैया नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे ये मटेरियल को, ठीक है। बट ये जब गुजरात में जाके एक्चुअल वाला रिपेयर करेगा, अरे ये जब गुजरात में जाके एक्चुअल वाला रिपेयर का काम करेगा, तब जितना इधर रिपेयरिंग का मटेरियल यूज हुआ उसको हम लोग क्या मान लेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे, ठीक है। वही पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया हुआ है। लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का आता है आपका कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। ध्यान से सुनना, अगर आप लोग 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ जीएसबी कर रहे हो, 2 और मोर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल जीएसबी जो कि नेचुरली बंडल्ड है और एक दूसरे के साथ बेचा जाता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर। एक एग्जांपल से समझो, अगर आप लोग कोई भी मोबाइल फोन खरीदते हो तो उसके साथ में आप लोगों को चार्जर फ्री में मिलता है, या तो अगर आप लोग होटल में स्टे को बुक करते हो तो ब्रेकफास्ट साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। तो देखो ना, इधर 2 और मोर प्रोडक्ट्स हो गए, है ना, जो कि क्या है नेचुरली बंडल्ड है, कुछ अलग से आप कर नहीं रहे हो, जो कि एक दूसरे के साथ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचा जाता है, जिसके अंदर का एक आइटम है ना प्रिंसिपल है। जैसे इधर मोबाइल प्रिंसिपल सप्लाई हो गया, इधर होटल प्रिंसिपल सप्लाई हो गया, तो इसको मानेंगे कंपोजिट सप्लाई। बट अगर आप लोग कोई भी 2 और मोर गुड्स और सर्विसेज को ले रहे हो एक दूसरे के साथ एक सिंगल प्राइस के लिए, जो कि कंपोजिट सप्लाई नहीं है, उसको बोलेंगे मिक्स सप्लाई। एग्जांपल से समझो, आप एक गिफ्ट शॉप में गए, वहां पे गिफ्ट हैम्पर था जिसकी प्राइस थी लेट से 5000 रुपीज, और 5000 में आपको क्या क्या मिल रहा था? एक चार्जर, एक परफ्यूम, एक वॉलेट और एक बेल्ट। मुझे बताओ अभी यूजुअली क्या ये सब चीजें साथ में मिलती है क्या? तो आंसर इज नो, ये आर्टिफिशियली बनाया गया हुआ था, तो इसको बोला जाएगा आपका मिक्स्ड सप्लाई। क्या बोला जाएगा? मिक्स सप्लाई। तो फर्क क्या है? अगर आपका कोई भी सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है, कोई भी सप्लाई का नेचर क्या है आपका? कंपोजिट सप्लाई, तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा आपका प्रिंसिपल सप्लाई के रेट से। कौन से रेट से लगेगा? प्रिंसिपल सप्लाई के रेट से। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी मिक्स सप्लाई है, कोई भी क्या है आपका मिक्स सप्लाई, तो इसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा एट द हाईएस्ट परसेंटेज। किससे लगेगा? हाईएस्ट परसेंटेज से लगेगा, ठीक है। चलो अगला एक एग्जांपल को और समझ के लो। आप लोगों ने क्या किया? आप लोग गए विजय सेल्स में। कहाँ पे गए? विजय सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक वाले शॉप में आप लोग चले गए। वहां पे जाके ना आप लोगों ने एक टीवी लिया जिसका कॉस्टिंग था लेट से 80,000, और आप लोगों ने एक वॉशिंग मशीन लिया जिसका कॉस्टिंग था 40,000, और लेट से आप लोगों ने एक अपने घर के लिए लिए स्पीकर जिसका कॉस्टिंग था 40,000। अभी टोटल बिल कितना हो गया आप लोगों का? 1,60,000। आप लोगों ने शॉपकीपर को दिए 1,50,000 फॉर 3 आइटम्स। तो टीवी के ऊपर रेट था 18%, वॉशिंग मशीन के ऊपर था 28%, स्पीकर के ऊपर था 12%। अभी क्वेश्चन है 1,50,000 को कंपोजिट सप्लाई मानेंगे या मिक्स सप्लाई मानेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये जो 1,50,000 का आपने परचेस किया ना, ये नाइदर कंपोजिट सप्लाई है, ये नाइदर कंपोजिट सप्लाई नॉर मिक्स सप्लाई। क्योंकि भैया आपने इधर क्या किया? आपने आपके हिसाब से इंडिविजुअल आइटम को परचेस किया, और आपने क्या किया ना, सिर्फ 10,000 रुपीज का इन टोटल में डिस्काउंट लिया।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 80,000 को 1,50,000 में प्रोपोर्शनेट बांटना पड़ेगा। यानी कि देखो, जब आपका टोटल कॉस्टिंग 1,60,000 था तब एक प्रोडक्ट का प्राइस 80,000 था, तो जब आपका 1,50,000 है तो उसका कॉस्टिंग कितना है वैसा निकाल लो, और ये अमाउंट के ऊपर 18% जीएसटी आएगा। सिमिलरली ये 40,000 के लिए आप क्या करोगे, ईच 40,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 इंटू 1,50,000 करोगे, और उसके ऊपर 28% और 12% अकॉर्डिंगली निकाल लोगे। समझा क्या? यानी कि ये कॉम्पोजिट सप्लाई भी नहीं है, ये मिक्स सप्लाई भी नहीं है, ये सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट है फॉर अ सिंगल प्राइस, क्योंकि ये प्रोडक्ट आप लोगों ने डिजाइन किया, ये विजय सेल्स ने नहीं बोला था कि 3 प्रोडक्ट को 1,50,000 में आप लोग ले लो। ठीक है, चलो फिर सर्टेन यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है सीबीआईसी के। सबसे पहले आता है प्रिंटिंग इंडस्ट्री। देखो आप लोगों ने ना प्रिंटिंग इंडस्ट्री में क्या किया, कोई भी बुक्स को या तो पैम्पलेट को या तो ब्रोशर को प्रिंट करवा दिया। अभी इस केस में सामने वाले बंदे ने अपना मटेरियल यूज किया, साथ ही साथ में प्रिंटिंग का सर्विस भी यूज किया, यानी कि इधर गुड्स भी आ गए और साथ में इधर क्या आ गया, सर्विस भी। बट इन दोनों के अंदर प्रिंसिपल कंपोनेंट को आप लोग देखोगे, जब बुक्स या पैम्पलेट प्रिंट हो रहा है तब सर्विस कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। बट अगर आप लोग बात करोगे प्रिंटेड एनवेलप्स की या लेटर कार्ड की या प्रिंटेड बॉक्स की, यहाँ पे भी ना गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों आ रहा है, गुड्स प्लस सर्विस दोनों आ रहा है। बट एनवेलप, लेटर कार्ड, प्रिंटेड बॉक्स, टिश्यू, इसके लिए प्रिंसिपल कंपोनेंट आपका गुड्स है, इसके लिए इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। क्लियर है? फिर फूड सप्लाई टू पेशेंट। देखो हॉस्पिटल में पेशेंट दो टाइप के रहते हैं, एक तो एडमिटेड पेशेंट रहते हैं, दूसरे नॉन एडमिटेड पेशेंट। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है तो वो हॉस्पिटल में खाना खाने आया था या डॉक्टर की सर्विस लेने आया था, ऑफ कोर्स डॉक्टर की सर्विस लेने आया था। खाना उसको एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री साथ में मिल रहा है, और ऑर्डिनरीली जो भी पेशेंट एडमिट रहते हैं उनको वही खाना खाना पड़ता है जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो अगर कोई भी पेशेंट एडमिटेड है, कोई भी पेशेंट क्या है, एडमिटेड, उसको डॉक्टर के सर्विस के साथ फूड कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, ये बन जाएगा आपका कंपोजिट सप्लाई, जिसके अंदर आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो क्या बन जाएगा, डॉक्टर का सर्विस। क्या बन जाएगा, डॉक्टर का सर्विस। इसके लिए ये आपका माना जाएगा कंपोजिट सप्लाई। क्या माना जाएगा, कंपोजिट सप्लाई, जिसके अंदर का प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है आपका, डॉक्टर का सर्विस। ठीक है। फिर आता है एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग, यानी कि कोई भी आपने गाड़ी को मॉडिफिकेशन कराना, तो ये डिपेंड करेगा सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है अपॉन ईच केसेस। केस टू केस डिफर करेगा, कहीं पे गुड्स अगर प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, कहीं पे सर्विस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। रीट्रेडिंग का मतलब एकदम, अगर एकदम इजी वे में मैं आपको बताऊं ना, तो गाड़ी का पंचर निकालना, पंचर निकालना, पंचर निकालने में गुड्स भी यूज होते हैं, सर्विस भी यूज होती है, बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सर्विस, तो इसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। ध्यान से सुनना, मिस्टर ए पंचर वाले के पास गया, बोला मेरे गाड़ी का पंचर निकालो। उसने कहा गाड़ी में बहुत सारे पंचर थे, तो ये था इधर टायर वाला, इसने टायर वाला से न्यू टायर बिठा के ले लिया। तो ए ने बी को अपना पुराना टायर रख दिया, बी ने क्या किया, ये टायर को ठीक कर दिया, पंचर वगैरह, ये सॉरी टायर वाले ने ए के टायर को ठीक कर दिया, पंचर वगैरह निकाल दिया। अभी यहाँ से बी आया टायर वाले के पास, बी का भी टायर पंचर था, बी बोला कि मेरा टायर पूरा फट गया, मेरे को टेम्पररी कोई तो भी एक सेकेंड हैंड टायर लगा के दे दो। तो ये टायर वाले ने क्या किया, जो ए का टायर ठीक किया था वो बी को दे दिया, जो ए का टायर ठीक किया था वो किसको दे दिया, बी को। तो इन दोनों के बीच में क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। इसने सेकेंड हैंड टायर उसको बेचा, और अगर यही बी ने सिर्फ पंचर ठीक करवा के ले लिया रहता था टायर वाले से, तो इसको क्या माना रहता था, सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है। और लास्ट पॉइंट आता है सप्लाई ऑफ फूड और बेवरेजेस इन सिनेमा हॉल। सप्लाई ऑफ फूड और बेवरेजेस इन सिनेमा हॉल। आप लोग बुक माई शो पे टिकट बुक करने के लिए गए, आपने क्या किया, टिकट के साथ, देखो टिकट जब आप बुक कर रहे थे आप लोगों ने पॉपकॉर्न को भी बुक कर लिया। कैन आई से 2 और मोर प्रोडक्ट हो गए, अरे हाँ या नहीं? तो मेरे को बताइए ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर है, तो आंसर इज यस। इसके लिए इसको क्या मानेंगे, कंपोजिट सप्लाई। प्रिंसिपल आइटम क्या है, टिकट, तो जो मूवी के टिकट पे जीएसटी लगेगा वही इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लगेगा। बट अगर आप लोगों ने सिर्फ पहले टिकट बाय किया, थिएटर में जाके अगर आप लोग पॉपकॉर्न बाय करोगे तो ये पॉपकॉर्न को माना जाएगा आपका
रेस्टोरेंट सर्विस, और उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है आप सबको? चलो, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 होता है कंप्लीट। एक कुछ बात बेसिकली, अगर आपको ये सब पीडीएफ वगैरह चाहिए रहेगा ना, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप का, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वो ग्रुप को ज्वाइन कर लो, सारे पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएंगे। चैनल पे नए हो तो एक छोटा सा काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। जो भी आपके सीए इंटर के फ्रेंड्स हैं जिनका टाइम सितंबर 25 या जन 26 के अंदर ये वीडियो, प्लीज उनके साथ शेयर कर दो। और मेरे मोटिवेशन के लिए एक छोटा सा लाइक कर दो यार। लाइक करने के लिए पैसा नहीं लगता, सिर्फ 1 सेकंड लगता है, ताकि मैं अगली बार और मेहनत से आप लोगों के लिए और सारी चीजें लेके आऊं। ठीक है, चलो, दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।